स्टार्ट हो गया है। आप यहीं पर ही बैठोगे? ठीक है, पूरा मसाला हो सकती डिटर्जेंट लिखा है तुमने क्या? लोअर लिखा है और वही है लोअर में मॉडी लिख के लाना। कल हो जाएगा परसों तक? थोड़ा कल का भी बाकी है, मैं ऐसा करना बाकी रह गया। हाँ तो ये फैन मत चलाइएगा, अभी थोड़ी देर में बस शुरू हो जाएगा, क्योंकि फैन से फिर आवाज़ में होती है। ऑनलाइन नहीं होती है ना पढ़ाई, कल मैंने ली थी क्लास, कुछ समझ में नहीं आया। क्या ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती। ऑनलाइन कहाँ पढ़ा था? कल आपने पढ़ाया तो था। अच्छा हाँ 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 हाँ, वो समझ में नहीं आएगा, देख के नहीं आएगा, पर यहाँ पे अटेंशन में रहेगा ना तो ज़्यादा मतलब पता भी चलेगा कि क्या हो रहा है। और बट आज पेपर लिखना था, बट पढ़ा तो है ना तूने? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें लास्ट 2 बाकी थे। ठीक है, ये सेंटर्स पता चल गए, इंस्पायरेटिव सेंटर वो कल बोला था मैंने, मतलब सैटरडे को समझ नहीं ऑनलाइन में ना, तो हाँ ऑनलाइन में फैन ऑफ करवा दिया ना? हाँ नर्वस मैकेनिज्म। एक कल से 8 बजे आ जाओ, आप आओगे? मैं तो आ जाऊँगा। 8 से 11 क्लास कर दे सुबह। ठीक है, सुबह 8 से 11 कर दे। रेस्पिरेशन रेगुलेट बाय 2 मैकेनिज्म। इसमें था नर्वस मैकेनिज्म होती है, ठीक है, और एक हमारी रेस्पिरेशन होती है ना, वो 2 जस्ट ब्रीफली जा रही है, ठीक है। 2 सेंटर हो सकते हैं हमारे, मेडुला और पोन्स, और मेडुला और पोन्स में हमारे 4 सेंटर टोटल, 2 मेडुला के सेंटर, 2 पोन्स के सेंटर होते हैं। मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, तो हर एक पॉइंट पे एक सेंटर होता है कि वो पॉइंट ये काम करेगा। जैसे ऑफिस, जैसे कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल का एक काम होता है, HR का एक काम होता है, स्पून का एक काम होता है, ओके, प्यून होता है, क्लार्क होता है, उनका एक काम होता है, वो पर्टिकुलर काम करते हैं। टीचर होता है, उनका काम होता है, स्टूडेंट होता है, उनका एक काम होता है, ठीक है। मतलब एक समझ लो, एक स्कूल है दैट क्या है, तो वो एक ब्रेन है और उसमें हर एक मेंबर है, तो हर एक मेंबर का अलग अलग काम होगा ना। मतलब ये है कि एनाटॉमी पढ़ाएगा, ये फिजियोलॉजी पढ़ाएगा, ये पैथोलॉजी पढ़ाएगा, तो हर कोई हर काम नहीं करता, समझ में, सबका अलग अलग वर्क है। जैसे मैं आपको फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, ठीक है, कोई होता है वो एनाटॉमी कराता है, कोई फिजियोलॉजी कराता है, ठीक है, तो हर एक के काम अलग अलग होते हैं ना, पर्टिकुलर। तो वैसे है हमारे ब्रेन में भी ये पॉइंट है, देयर आर 2 सेंटर, ठीक है, देयर आर इंस्पायरेटिव सेंटर एंड एक्सपायरेटिव सेंटर्स, एंड देयर इज अ पोन्स में न्यूमोटेक्सिक टेंस सेंटर एंड एपिनेटिक सेंटर, ओके, देयर आर 4। जैसे ये होगा हमारा, ऊपर होगा कौन सा होगा, पोन्स, और नीचे मेडुला, जो नॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज द पोन्स, दैट इज मेडुला, नीचे ब्रेन स्टेम आता है, और ऊपर ये होता है सारे
ये वाला ये होता है सेरेबेलम और ये सेरेब्रम पूरा, जिसमें ना सब मून पार्ट होते हैं ये वाला, ओके। और ये नीचे का ये ब्रेन स्टेम है, और उसके नीचे फिर हमारी सर्वाइकल स्टार्ट है। मतलब इंस्पिरेटरी सेंटर मतलब ये होता है कि जो नर्व्स और ब्रेन होती है ना, तो मतलब जो कोई हमारा इंस्पिरेशन कर रहा है तो हमारे इंस्पिरेशन के लिए यहाँ से एक स्टिमुलाई अप जाएगा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पर, ठीक है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी पार्ट्स होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल, मतलब आगे के और पीछे के, ऐसे ऐसे वन डॉर्सल और वेंट्रल। तो वहाँ पे एक जगह पॉइंट चलेगा, फिर वहाँ से ऊपर ब्रेन पे चला जाएगा। स्टिमुलेशन मतलब रिफ्लेक्स टाइप का, मतलब जैसे मैं यहाँ पे आपको टच कर रही हूँ, अब देखो हाथ में मैं आपको यहाँ पे पिंच कर रही हूँ, ठीक है। तो पिंच करे तो आपका साइड, अब आपको ब्रेन में पता चला और आपको दर्द हुआ, ठीक है, थोड़ा दर्द हुआ, ओके। अब ये पता कैसे, ये उसका पाथवे होता है, मतलब मैं ऐसे इसको टच करी पर एकदम फास्ट रिफ्लेक्स होता है। यहाँ से स्टिमुलेशन न्यूरॉन के थ्रू पास आउट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड से टू ब्रेन में जाते हैं, ठीक है, एक पाथवे ब्रेन में जाता है और फिर वहाँ से स्टिमुलेशन आता है। बट होता है कि इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम के मैक्सिमम, ठीक है। दैट मीन्स एकदम जैसे सूर्य की रेज की किरण होती है, वो कितने फास्ट स्पीड पे वर्क करती है, वैसे तो यहाँ के न्यूरॉन होते हैं एकदम फास्ट स्पीड पे वर्क करते हैं, फिर आते हैं, ठीक है। अभी न्यूरॉन का एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमारे स्टिमुलेशन पास होते हैं ना, वैसे जैसे करंट लगता है, ठीक है। तो करंट हमें क्यों लगता है, एक पॉइंट है हमारे सर में वाटर होता है, और प्लस अगर जमीन से कनेक्टेड है तो अर्थिंग लेता है। हाँ, अब अर्थिंग कब देता है, जब हम रबड़ क्या करते हैं, वैसे नहीं। देखो हमारी बॉडी में भी न्यूरॉन और सब पार्टिकल्स होते हैं, वाटर और न्यूरॉन होते हैं। वैसे सुन लो, आपने मैंने पढ़ा कि यहाँ पे मसल्स होते हैं, ये मसल होते हैं, बोन्स होते हैं, अंदर वाटर है, ब्लड होता है, वेन्स है, वाटर है कहीं आपको दिख रहा है कि वाटर है, ब्लड है वो लिक्विड है, ब्लड के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना थोड़े बहुत कुछ है, RBC, WBC, eosinophils, प्लेटलेट, सब कुछ है, ठीक है, वो सब उसके पार्ट्स हैं। बट देखो कि हमारे बॉडी में एक न्यूरॉन्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं पाथवे रन आउट करने के लिए। जैसे मुझे हाथ ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वो मेरा स्टिमुलेशन जाता है ब्रेन में, ब्रेन के थ्रू मेरा मूवमेंट होता है, ठीक है। जब भी करंट लगता है तो उसके पाथवे होता है, इन एंड आउट। जैसे कोई बात नहीं, करंट लगने से आदमी मर गया, होता कि नहीं होता, तो वो कैसे होता है, मतलब इससे क्या होता है कि करंट यहाँ से आया, फिर यहाँ से अंदर से ना कहीं भी जा सकता है, नीचे पैर से भी निकल सकता है, दूसरे हाथ से भी निकल सकता है करंट। ये होता है कि यहाँ काला हो जाता है और यहाँ काला हो जाता है, मतलब सुन लो कि यहाँ पे मैंने स्विच कराई, मुझे करंट लगा, नीचे मैंने कुछ नहीं पहना, तो करंट उसकी मर्जी उसको कहाँ से निकलना है, क्योंकि इन एंड आउट दो वे होते हैं, ठीक है। इन गया, अब अंदर से उसको बाहर तो निकलना ही है, तो कई बार मैंने सुन लिया कि यहाँ पे हाथ से गया, तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा और यहाँ ब्लैक हो जाएगा, बट अंदर का पूरा वो बर्न करके निकलेगा, आउट होगा तो अंदर की पूरी सिस्टम को वो बर्न करके हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक नर्व इम्पल्स होती है कि जो पास आउट करती है, ठीक है, दैट दिस, ठीक है। जैसे होता है कि एफरेंट पाथवे, द एफरेंट पाथ इज अ respiratory center receive afferent impulse from different part of the body according to movement of thoracic cage and lungs, okay। thoracic की जो भी मूवमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी मूवमेंट हो जाएगी। जैसे हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेनिक नर्व सब नर्व्स होते हैं, तो वहाँ पे वो इम्पल्स पास आउट करेंगे ब्रेन से थ्रू पॉन्स और मेडुला को, फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेंगे हाथ, अब इंस्पिरेशन का और एक्सप्रेशन का,
ठीक है, ये सब इंफर एप्टिनम ऐसे फ्रेनेक्टम डायफ्राम को सब ब्लॉक करते हैं। ये जक्स्टाग्लोमर कैपिलरीज होती है वो आगे उसके साथ वो पढ़ा दिया था, बट डिटेल में पढ़ा दी तो फिर क्या करूँ कि पढ़ लें, तो वो पढ़ा दिया था। न्यूमेटिक सेंटर्स पढ़ा देती हूँ। अब न्यूमेटिक सेंटर का होता है वो होता है हमारा पॉन्स, ये वाला अपर, ये एपिग्लोटिक सेंटर, ये एक्सक्रीटरी और इंस्पिरेटरी सेंटर। जब एक स्कूल है उसमें प्रिंसिपल है, ये प्यून है, ये क्लार्क है, बस है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट का एक वर्क है। इंस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा and center also called dorsal group of respiratory neuron. It is formed by nucleus of Pectus solitarius. Okay. Function it concerned with inspiration, मतलब जो हमारा इंस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो ये सेंटर करता है। The expiratory center is situated in medulla oblongata, anterior lateral to the inspiratory center. It is also called ventral group of respiratory group. जो होता है डॉर्सल और ये वेंट्रल, ठीक है। तो जैसे ये लंग्स में से स्टिमुलेशन जाएगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर ब्रेन में जाएगा और फिर स्टिमुलेट वापस आ जाएगा। दैट इज अ पाथवे, उसको पाथवे बोला जाता है। ओके, मतलब पाथवे दैट इज द वन स्टिमुलेशन गो अप एंड देन गो डाउन। न्यूरॉन आगे आए तो कुछ पता चलेगा, ठीक है। The expiratory center is situated in medulla oblongata, anterior and lateral of the expiratory center. It is also called ventral group of respiratory neuron. इसको ventral बोला जाता है, ventral group of respiratory neuron, which is spinal cord. It is formed neuron of nucleus ambiguous and nucleus retroambiguous, उसके नाम है। And this function is center of, मतलब ये थर्ड लाइन नहीं करोगे तो चलेगा, बट फर्स्ट सेकंड और ये लास्ट जो फंक्शन है वो तो याद करना है। इट इज सेंटर ऑफ inactive during quiet breathing, and inspiration center is an active center, but during forced breathing when the inspiration center is inhibited it become active. मतलब जैसे हम इंस्पिरेशन अनुभव कर रहे हैं तो हमारा ये सेंटर वर्क कर रहा है, जैसे हम फोर्सफुली तो हमारा ये वाला सेंटर भी वर्क करेगा। ओके, वर्क तो सब करते हैं बट ज़्यादा ये ज़्यादा वर्क करे कम वर्क करे, जब ये ज़्यादा वर्क करने लगेगा। मतलब बेसिक कैसे सूत्र चालू करते हैं। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये सेंटर के नाम है, याद रखना दैट, मतलब इसका नाम, ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल है, दैट इज एपोनेटिक सेंटर है, ठीक है, ये क्लार्क है। उसके अलग अलग सब के वर्क होते हैं, वैसे इसके नाम है ब्रेन में भी, तो उसके नाम है जो याद करनी होगी उसे को, और दूसरा को नाम है। ओके, एपोनेटिक सेंटर इट इज सिचुएटेड इन द लोअर पोन्स, ओके, सॉरी न्यूमेटिक सेंटर इट इज सिचुएटेड इन द अपर पोन्स, ये वाला अपर पोन्स, ये पोन्स है। It is formed by nucleus parabrachialis, functional control medullary respiratory center, particularly the inspiration center through appendix center. It always control the activity of inspiratory center, so the duration of inspiration is controlled. मतलब ये pneumatic center पॉन्स जैसे inspiratory center जो duration हो रहा है ना वो ये कंट्रोल करता है। इंस्पिरेटरी सेंटर इंस्पिरेशन करता है, बट कितना इंस्पिरेशन करना और करना वो न्यूमेटिक सेंटर को करता है।
Then aquatic center is situated in the lower pons, the center of increased depth of inspiration by acting directly by the inspired center. तो देखो अब हम इंस्पिरेट सेंटर इंसर्ट करना है, ठीक है, दैट द ड्यूरेशन है और कितनी डेप्थ पे करना है, 3 पार्ट अलग करना, ड्यूरेशन और डेप्थ. ड्यूरेशन डेप्थ का मीनिंग तो पता है ना, ठीक है, दैट्स द ड्यूरेशन, कितने डेप्थ टाइम, ओके, उसके हिसाब से ये एफरंट और एफरंट पाथवे बस यही है कि यहाँ से यहाँ जाता है कॉन्स्टेबल रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ थोरासिक केज, मतलब थोरासिक केज की जो सी मूवमेंट होगी उसके ऊपर, एंड लंग्स फ्रॉम पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एंड बैरोरिसेप्टर इम्पल्स आर कैरिड बाय द ग्लोसोफेरेंजियल वेगस नर्व, दैट द ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व. अभी फीमेल नर्व के मैं नाम बोले थे कि आपको पढ़ के आना है फीमेल नर्व. उसके ना 12 नाम है, ठीक है, वो 12 नाम उसकी नंबर के हिसाब से ही याद रखना. दैट इज ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, oculomotor, trigeminal, abducens, okay, facial, vagus, okay, accessory muscles, वैसे मतलब जो भी नाम है उसके उसी नाम पे ही याद रखना. 8 होगा हाइपोग्लोसस, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, प्राइमरी एक्सेसरी मसल्स. ये नर्व्स ना हमारे जो ब्रेन होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हर एक जगह पास आउट होती है. जैसे ऑल्फैक्टरी तो हम सूंघते जो स्मेल आती है ना, तो वो नर्व काम करती है. ऑप्टिक दैट तो विजन, ओके. ऑक्यूलोमोटर ऑल्सो विजन कैसे पार्ट होता है. द फेशियल नर्व मेन इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमारे कई बार भी फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, मुंह का ऐसे खींच जाता है, आंखें बहुत कर, मतलब जो फेशियल होता है ऐसे 5 इसको ऐसे करा जाता है. यहाँ पे ट्रंक होता है फेशियल का और इसी डायरेक्शन में वो सप्लाई करता है. ऐसे ऐसे करोगे तो इस डायरेक्शन में जैसे होगा ना, उस डायरेक्शन में वो सप्लाई करती है. तो ये सब पैरालिसिस हो जाएगा. फेशियल, वेगस नर्व, ये इंस्पिरेशन की सब मतलब हर एक नर्व का वो डिटेल में आएगा कैसे वर्क करेगा. और ये असेसमेंट न्यूरो असेसमेंट आएंगे ना, तो उसमें क्लिनिकल असेसमेंट आएगा. तो वो आपको ये याद सिक्कल रहेगा, तो उसको कैसे असेसमेंट करा जाएगा वो भी याद रहेगा. क्योंकि ना आफ्टर फाइनल ईयर थर्ड जब पेशेंट देखोगे तो पाउच बनाते हैं हम लोग, मतलब एक में शुगर होता है. स्मेल के लिए हम लोग कोई विक्स की डब्बी या कोई साबुन का रैपर रख देते हैं कि आप स्मेल करो, आँख बंद करके किसकी स्मेल आ रही है वो सब करना. फिर अलग अलग आई मूवमेंट कराते हैं, कॉर्डिनेशन कराते हैं, फेशियल का कराते हैं, तो उसको पता चलता है कौन सी नर्व डैमेज है, कौन सी वर्क कर रही है, ठीक है. ऐसा है. एंड द cranial fiber supply diaphragm and intercostal nerve fiber supply the intercostal muscles. मतलब ये होता है कि ये नर्व्स होते हैं ना, वेगस नर्व और cranial नर्व, ये ना डायफ्राम को भी सप्लाई करते हैं. मतलब वो इनिशिएट करती है डायफ्राम को कि आप डाउन जाओ अप जाओ, ठीक है. कई बार ना डायफ्राम पैरालिसिस भी हो जाता है, वेगस नर्व पैरालिसिस हो जाती है ना, तो फिर वो इंस्पिरेशन कर ही नहीं पाएंगे, तो उनको ना फिर वेंटिलेशन पे या फिर ऑक्सीजन थेरेपी पे करना पड़ता है इनिशिएट करने के लिए, ठीक है. समझना मेरे पाथवे ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में. इसलिए बोल रही थी कि वर्टिब्रा और ब्रेन तो कभी डैमेज नहीं होना चाहिए. कभी भी आप गिरो तो वर्टिब्रा को संभाल के रखो. यहाँ पे फ्रैक्चर होगा, यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो वो रिकवर हो जाएगा, बट जो वर्टिब्रा ब्रेन में कोई डैमेज हुआ वो कभी रिकवर नहीं होगा. यहाँ पे बहुत कुछ भरा हुआ है. सारी नर्व सप्लाई, मतलब लंबार से पूरी नर्व से पूरे लेग को सप्लाई करती है. यहाँ पे डैमेज हो तो पूरे 2 पैरालिसिस हो जाएंगे. यहाँ पे कुछ हो तो हमारा हाथ पैरालिसिस हो जाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है. मेरा एक पेशेंट था, तो मतलब लेडी थी, वो बाहर साबुन से कपड़े घिस रही थी, खुला मैदान था वहाँ पे, जो उसके आंगन में, और एक बंदर यहाँ पे गिरा, यहाँ से और ना पूरी वर्टिब्रा फ्लैट हो गई उसकी. अब सिर्फ आई मूवमेंट चलते, पूरा पैरालिसिस, पूरी बॉडी कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ ओनली आई मूवमेंट में वो वर्क करती है. नहीं हाथ ऊपर जा रहे, नहीं पैर ऊपर, सब कुछ
बस यहाँ पे और थोड़ा ब्रेक, ठीक है। दैट्स द फैक्टर अफेक्टेड रेस्पिरेटरी सेंटर. Impulse from higher center, impulse from the higher center can stimulate or inhibit respiratory center directly. Impulse from stretch receptor of the lungs. ये stretch receptor क्या होता है कि जैसे एक के बाद एक नर्व सप्लाई करती है, जैसे फ्रैनिक नर्व है तो डायाफ्राम को इम्पल्स करती है, फिर वहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर इन लंग, स्ट्रेच मतलब उसको स्टिमुलेट करती है कि डायाफ्राम डाउन करो और अप करो, तो डायाफ्राम नीचे अगर स्ट्रेच होगा आप आएगा तो वेगस ना करें. Impulse from the juxtacapillary receptor which are present in the wall of the alveoli have close contact with the pulmonary capillary. Okay, this receptor gets stimulated during conditions like pulmonary edema, pulmonary congestion, pneumonia, as well as due to exposure to oxygen. अभी ना pulmonary congestion, edema और pneumonia that is condition, वो आप फाइनल थर्ड ईयर फाइनल ईयर में पढ़ोगे. फिर pneumonia हो गया, congestion हो गया, pulmonary edema हो गया, वो सब कंडीशन आएगी. तो अब सिर्फ उसके नाम याद रखो. कंडीशन बहुत डिटेल होगी, वो थर्ड और फाइनल में आएगा. फिर उसके हिसाब से आप पेशेंट ट्रीट करो. मतलब जैसे नहीं होता कि पैरालिसिस हो गया, फीवर आया, वो सब होता है ना, वैसे ये है pulmonary edema, कंजेशन और निमोनिया, दैट्स द कंडीशन. ओके, वो कंडीशन होती है उसके हिसाब से. एक्सपोजर द एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस केमिकल लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. अब हमारे आप सेल्स पढ़े हो, सेल पढ़ा हुआ है आपने? हाँ थोड़ा. उसमें मास्ट सेल पता है मास्ट सेल कहाँ आता है? तो हमारे जो सेल्स होते हैं ना लंग्स और वहाँ पे एक मास्ट सेल होता है. तो मास्ट सेल जो होता है ना, सेल्स के अंदर के सेल, तो मास्ट सेल से ना हिस्टामाइन रिलीज होता है. हाँ सर, तो दैट इज हिस्टामाइन सेरोटोनिन, वो हार्मोन सेक्रेट करता है. एंजल रिसेप्टर प्रोड्यूस द रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स कॉल्ड एपनिया. इतना मत जाओ, बस ये याद रखो. देयर आर रिसेप्टर्स फ्रॉम द इरिटेटेड रिसेप्टर ऑफ द लंग्स. इरिटेटेड रिसेप्टर आर सिचुएटेड ऑन द वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स ऑफ द लंग्स. अब ब्रोंकाई पता है ना कहाँ आती है, और ब्रोंकियल्स इसमें ये ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकियल्स यहाँ पे डिवाइड होते हैं, दैट इज द पूरा ब्रोंकियल्स होता है. It got stimulated by harmful chemical like ammonia and sulfur dioxide. मतलब harmful chemical मतलब क्या होता है कि आपने बवाल मूवी देखी है? देखिए, तो उसमें गैस चैम्बर में लेके जाते हो, पता है? हाँ गैस. ठीक है, और उसमें वहाँ पे मर जाते हैं क्योंकि वो गैस छोड़े जिससे वो एक्सप्रेशन करके वो डैमेज होता है. मतलब वो होता है कि हम जैसे हमारी बॉडी में कोई अलग से कोई केमिकल को हम इंस्पायर कर दे, इंस्पिरेशन में आ जाए, तो हमारी बॉडी के एल्वुलर वो भी डैमेज होता है. आपको कोई बार ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत गंदी स्मेल है, मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे नहीं हो रहा, सिगरेट की वो स्मेल नहीं, मुझे है सिगरेट की स्मेल से कि सिगरेट की स्मेल में इंस्पायर नहीं कर पाऊँगी, मुझे कहीं दूर से भी कोई इंस्पायर कर रहा सिगरेट कर रहा होगा, मैं वहाँ चली जाऊँगी. मुझे कफ हो रहा है या फिर मुझे अनइजीनेस लग रहा है या फिर मुझे बिल्कुल दैट. Stimulation of the irritant receptor produce reflex hyperventilation along with bronchospasm, which prevent entry of harmful chemical into the alveoli. Irritant receptor produce reflex hyperventilation along with the bronchospasm. अब ये क्या होता है? irritant receptor produce reflex hyperventilation along with bronchospasm. अब स्मोकिंग जो करते हैं ना, उसकी एल्वुलाई अंदर जाती है, ठीक है. तो वो ना हमारे एल्वुलाई को, हमारे एल्वुलाई होते हैं ना, दैट वे थे ना रबड़ के, मतलब ऐसे एयर अंदर जाती है तो फूलते हैं, एयर बाहर निकलती तो वैसे हो जाती है, स्टीम हो जाती है, ठीक है. दैट इज स्ट्रेचेबल रिजल्ट. अब क्या होता है, हम वो केमिकल रिजल्ट कितने हार्मफुल होते हैं ना, तो वो ना अपनी इलास्टिक गुम कर
एक इलास्टिसिटी पे आ जाते हैं। जैसे अप एंड डाउन इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में मूवमेंट कर रहे हैं तो वो ना एक इलास्टिक पे आ जाते हैं, तो अब उसकी मूवमेंट हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, अप एंड डाउन होगा तो वो फिर वो ब्रोंकोस्पाज्म मतलब ब्रोंकोस्पाज्म मतलब क्या होता है कि ये ना एकदम स्पाज्म में चल जाती है। जो ब्रोंकोस होते हैं ना, ये नर्व सप्लाई वहाँ पे जाते हैं तो पूरे स्पाज्म हो जाते हैं। स्पाज्म का पता है कैसे होता है, एकदम टाइट हो जाता है, वो ब्रेथलेस नहीं मिल पाते। यहाँ पे आप मसल टच करते आपको सॉफ्ट लग रहा है ना, ये वाला थोड़ा सॉफ्ट है। ठीक है, जैसे ब्रोंकोस्पाज्म होगा ना तो वहाँ की एयर और उसकी मूवमेंट एकदम कम हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी। तो वो ना जैसे इलास्टिसिटी है वो सब कम हो जाएगी उनकी, और फिर ब्रेथलेसनेस पे चले जाएंगे। जस्ट ब्रेथ दे रहे, उसमें बहुत डिटेल में आता है बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो वो भी होता है। इरिटेशन रिसेप्टर आते हैं तो जैसे लोग सिगरेट कर रहे हैं, ठीक है, सिगरेट ऐसे। अब इम्पल्स फ्रॉम द पेन रिसेप्टर, the pain receptor give response to pain stimuli like the receptor also sends impulse to the cerebral cortex, and cerebral cortex is term stimulate the respiratory center and causes hyperventilation. But cerebral cortex is a term stimulate the respiratory center मतलब एक होता है कि जस्ट जैसे कर रहा था कि आप जैसे ब्रोंकोस्पाज्म ब्रोंकोटेसिस है, COPD पेशेंट है ना, जैसे बहुत स्मोक करे आफ्टर 10 और 15 ईयर के बाद उनके जो ब्रोंकल होते हैं ना तो उनका डायमीटर ख़त्म हो जाता है, मतलब इतना है तो इतना कम हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सब एयरवे सब रिस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है, नर्व सप्लाई वो सब प्रॉपर होगा नहीं। ठीक है, उसकी वजह से ना वो पेन होता है, कई बार चेस्ट पेन वो सब होता है, तो वो पेन स्टिमुलेशन कजेस हाइपरवेंटिलेशन। ठीक है, हाइपरवेंटिलेशन मतलब कजेस रेस्पिरेटरी सेंटर हाइपरवेंटिलेशन। इसका सिम्टम मैंने कैसे बताऊँ, जैसे ये तो ये ब्लॉक है, अब एयरवे इतने नॉर्मल हो गई ये सब, तो क्या होता है ना एयरवे पे ना हाइपरवेंटिलेशन मतलब उसको एयर देने के लिए ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ज़्यादा मतलब एयर प्रॉपर जा नहीं देगी। 100 एयर में से आपको 40% एयर जा रही है तो आपको क्या करोगे, मुँह से ऐसे कुछ भी लोगे ना सांस पूरी करने के लिए, ख़त्म। नीड 100% की है, आप 40% नीड दे रहे हो O2 की, तो बाकी 60% कैसे ख़त्म करोगे। तो हमारे ये सारे मसले हाइपरवेंटिलेशन हो जाता है, फिर बाहर से वेंटिलेशन लेना पड़ता है, माउथ मतलब ऑक्सीजन थेरापी वो सब लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब ज़्यादा कफ रिफ्लेक्स ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ कफ, मैंने वो भी बोला था कि डिफरेंट बिटवीन कफ एंड हार्ट सर्च करके आना। आपका क्या सुना ही नहीं था उसमें कि मैंने अभी से पूछा था उसमें वैसे वो ध्यान देता है नहीं है कफिंग एंड हफिंग। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन कफिंग एंड हफिंग और क्रिमिनल के नाम वो याद करता है। अब कोई तुम्हें पूछेगा आज क्या चल रहा है तो बोलना कि आज ये करा है और मैम ने ये बोलना है, कल फिर नहीं करके लाएंगे तो उनकी बात लगा। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या चला है तो क्या करके आना है। ठीक है, अब कफ रिसेप्टर क्या होता है, इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कॉज द इरिटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बियॉन्ड द नोज लाइक लैरिंक्स ट्रैक एंड ब्रोंकाई। अब कहीं आपको कफ होता है ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ आएगा और कफ होगा, कफ मतलब होता है खांसी। अब देखो आप कफ करो, कफ करो, आपका एब्डोमेन कॉन्टैक्ट हो रहा है, वर्क कर रहा है। इसमें क्या है, इरिटेशन एनी पार्ट ऑफ कफ स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व एंड द कफ बफर। और वेगस नर्व होती है जो डायफ्राम को सप्लाई करती है, वो कफ स्टिमुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कफ वो स्टिमुलेट करती है। कफ बीइंग विद डीप इंस्पिरेशन फॉलो बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। देखो हम कफ कर रहे हैं ना
दैट इज अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो रहा है, बाहर निकल रहा है। आप एक बार कफ आए ना तो मुंह बंद रखना, कफ मत करना, तो आपको यहाँ पे ना हैवी हैवी हो जाएगा, आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर फोर्सफुल एक्सप्रेशन होगा ऐसा, मतलब फोर्सफुल मतलब हमारा एब्डोमेन भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके हिसाब से। सो द इंट्राक्रेनियल प्रेशर अराइज फ्रॉम अबाउ 100 mHg, ओके, उसका प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। सो glottis is suddenly open with explosive outflow of air as a higher velocity, so the irritant may be expelled out the respiratory। आज बस एक ही बच्चा है, आज एक भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, अंजलि भी नहीं फ़ोन उठा रही ना कोई। अंजलि बीमार है, वो बोला पर काजल और रवि का पता नहीं। अच्छा, मुझे पता चली कि वो अंजलि ऑनलाइन के लिए बोल रही थी। वो काजल बोल रही थी। अच्छा काजल, ऑनलाइन किसी को नहीं देना, सबको यहीं आकर ही देनी है। हाँ वो तो मैंने बोल दिया। Then glottis is suddenly open with explosive। अब glottis पता है कहाँ, epiglottis पता है कहाँ होता है? पेट में नहीं होता, नहीं एपिग्लोटिस यहाँ पे होता है, लेरिंग्स जो और एयर को लेरिंग्स और फैरिंग्स होती है ना, यहाँ पे ऐसे फ्लैप होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है, फिर यहाँ पे जब हम खाते हैं ना तो हम ब्रीथ नहीं ले पाते, ब्रीथ नहीं होता, ठीक है, तो एपिग्लोटिस यहाँ पे, फिर यहाँ से खाना नीचे आता है इस तरीके से, और यहाँ से जो होती है फिर ट्रेकिया वो सब आती है फैरिंग्स, वो दोनों आगे पीछे लाइन में होती है ना, ठीक है, तो उस वजह से। हेलो क्या? हाँ तो ठीक है भैया, भेज दीजिए ऊपर। ग्लोटिस इज समझ ओपन विद एक्सपोर्ट, मतलब जब हम कफ करते तो ग्लोटिस ओपन हो जाता है, तो ज़्यादा अब ये स्नीजिंग रिफ्लेक्स है और डेग्रेडेशन रिफ्लेक्स। स्नीजिंग दैट इज आफ्टर इरिटेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा, हम जैसे भी स्नीज करते हैं ड्यूरिंग इरिटेशन ऑफ द नेजल, मतलब हमें यहाँ पे इरिटेशन होती है नेजल म्यूकोसा पे, दैट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ट्राइजेमिनल, मतलब ये वाली ऑल्फैक्टरी एंड ट्राइजेमिनल होती है, फोर्थ नंबर ये दो नर्व सप्लाई होती है, ऑल्फैक्टरी अपने होता है, हाँ ट्राइजेमिनल ट्रोक्लियर और ट्राइजेमिनल 5 नंबर, ट्राइजेमिनल 5 नंबर वो करती है। स्नीजिंग स्टार्ट विद डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सप्रेशन, मतलब जब स्नीज कुछ भी निकालते हैं हमारा बैड पार्ट्स वो एक्सप्रेशन में निकलते हैं, इंस्पिरेशन नहीं, हम कुछ भी निकालते हैं अंदर से नेजल का जो भी बैड पार्ट होता है वो एक्सप्रेशन में निकलता है, इंस्पिरेशन में निकलता है, कुछ पता होगा। एंड डेग्रेडेशन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग swallowing of the food, the respiration is arrested for the while, and temporary arrest of the respiration is called apnea, and apnea which occur during swallowing, cold swallowing apnea and degradation apnea, and this prevent entry of the food particles into the respiratory tract. During swallowing of the food, the respiration is arrested by the, मतलब हम कुछ खा रहे हैं कुछ भी कर रहे हो तो हमारा रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, तब रेस्पिरेशन नहीं कर पाता। टेम्पररी अरेस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन कोल्ड एपनिया, एपनिया मतलब सीधी लाइन, तब हमारा मूवमेंट रेस्पिरेशन का मूवमेंट नहीं होता। जब भी हम कुछ खाते हैं ना तो आप एक बार चेक करना, हाँ नेजल वर्क नहीं करता, ठीक है, क्योंकि एपिग्लोटिस अप एंड डाउन होता है। कई बार ऐसे तो खाना खाते खाते वैसे चला जाता है या फिर नाक में चला जाता है, ऐसे नहीं करता है, ठीक है। द प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फूड पार्टिकल इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। केमिकल मैकेनिज्म बोल सकते हैं कि हाइपोक्सिया, दैट इज हाइपोक्सिया मीन्स द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स, ठीक है।
hypercapnia, increased hydrogen ion concentration, chemoreceptor classified into two groups, central and peripheral. ये central peripheral identical है. सेंट्रल chemoreceptor क्या होता है? प्रेजेंट इन द ब्रेन और कोल्ड सेंटर. ये रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं, उसको सेंट्रल chemoreceptor हो जाता है. They are situated in the deeper part of medulla oblongata, close to the dorsal group of the neuron, and this area is known as chemosensitive area and neuron are called as chemoreceptor. Okay. Action. They are very sensitive or to increase in hydrogen ion concentration. Hydrogen ion cannot cross the blood-brain barrier and blood cerebrospinal fluid barrier. ये ना हमारा जो ब्रेन होता है ये थोड़ा हाई पे लगा रहेगा आपका. उसका वीडियो दिखा दो तो वीडियो में तुझे पता चलेगा थोड़ा. ब्रेन में ना तुझे पार्ट्स बताना चाहिए. एक बैरियर होता है जैसे जो CSF फ्लूइड होता है ना, CSF फ्लूइड में से हमारा H+ आयन कैसे पास आउट होता है वो होता है हमारे ब्रेन. So here's a brain I sketched out ahead of time, and I wanted to label a couple of parts of this brain that we're going to talk about right now. So the first is the pons, and the second is what we sometimes call the medulla, or you might even hear the term medulla oblongata, and it's right next to the pons. It's kind of right. सोम कुमार के नाम से मार्केट होनी चाहिए सर तो बात नहीं. There. And people have actually studied these parts of the brain, the pons, the medulla oblongata. They found that there are actually little respiratory centers, and I'm actually shading them in green, and sometimes you might even see these areas subdivided. But the idea is that there are a couple of spots here where the neurons in these green locations are very, very important to our breathing, and so they call them respiratory centers. And even though I'm drawing it as kind of a green blob, these respiratory centers are really just a bunch of neurons packed together, right? So many, many neurons. I'm going to draw a couple of them for us just to kind of illustrate the point. And these neurons are going to put out their little feelers, and they're going to try to collect information. That's basically what they're doing. They're going to collect information about all sorts of things like pain, are you anxious, are you running late for an exam, what is the situation going on right now? And they're going to make a decision about how fast we should be breathing, how often we should be breathing, all that kind of stuff. So where do they get the information from exactly? The information they need, I'm actually going to draw in a couple of important neurons. उनका होता है कि जितना आप हाँ
जितना आप उस बच्चे को जितना की पढ़ाओगे ना उतना आपका उसकी आसक्ति ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब पहले नहीं बोलते कि बच्चों को क्या पढ़ाना नहीं करना, पर नहीं, जब से 1 to 2 ईयर के बच्चे होते हैं उसको सबसे ज़्यादा पढ़ाओ। उसको पता नहीं आता पर उसको फ्लैश कार्ड दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, उसके माइंड में आप जितना भी अंदर डालोगे ना वो कभी भूलेगा नहीं। उसको बैकअप माइंड से तो फिर उसको वापस से लेना, फिर आपको पता चलेगा। जैसे अभिमन्यु था तो उसने वो नहीं घूम में पड़ा था चक्रव्यूह, बाहर निकलने का रास्ते में सो गया, पता नहीं चला था, उसकी माँ सो गई थी, ऐसा था ना। तो वो था कि वो एंड तक याद रहता है। अब आप भी बोलो कि आपने जो बचपन में पढ़ा था 1 to 10 वो आपको अभी तक याद है, और मैंने एक परसों पढ़ा होगा, याद होगा। जो बचपन में पढ़ा करा है वो अभी तक याद है, तो बचपन की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब मेरे बच्चे को मैंने बचपन में बहुत, मतलब अभी 2-2.5 साल तक, मतलब स्टार्टिंग 1 ईयर से 2 ईयर तक मैंने उसको फ्लैश कार्ड सब दिखाए, सब कुछ, सब कलर के फ्लावर, सब व्हीकल, सब कुछ सिखा दिया। मतलब मैंने जिस जैसा बनाना था उसको समझा दिया, और वो अपने ऐसे ही बन रहा है। That's the point. Neurons right here in the medulla, and they're actually going to be these neurons that we're going to be talking about right now. So these neurons are called the central chemoreceptors, and that's the focus of our video today. So central chemoreceptors are what we're going to be discussing. And these guys, if you just draw them a little bit bigger, they're basically neurons, right? So draw a couple of them. These neurons are going to be projecting their little axons all the way over to the respiratory center. And they're going to communicate their message through neurotransmitters, which are basically they're kind of the language of neurons, right? Neurotransmitters allow neurons to talk to one another. So what we're going to see is that these central chemoreceptors are going to collect information about a chemical. And that's why they're called chemoreceptors. And just to back up a second, they're called central because they're part of the central nervous system, right? They're in the medulla oblongata itself. They're physically right there in the brain, so that's why we call them central chemoreceptors. And the first chemical that they're going to recept or receive information about is going to be carbon dioxide. So like any cell, these neurons are making carbon dioxide. And where does it usually go? Where would you assume that this waste product would go? Well, of course, there's a blood vessel, right? This blood vessel is going to have less carbon dioxide, we presume, maybe just a couple of molecules of it. And so you'd have this nice little gradient where the CO2 is going to go into the blood and get swept away. And of course, eventually going to make its way to the lungs and you might breathe it out. But let's assume for a second that the levels of CO2 in the blood are very high. Let's assume that the partial pressure of carbon dioxide in the blood is really, really high. What would that mean? Well, let me draw, a bunch of carbon dioxide molecules in this blood. And what that means is that, of course, this gradient is इसमें wonderful मतलब gradient that we have. PCO2 और SO3 माइनस आता है, that is the ABG strong anymore, right? Now there's वो आपको माइनस लेना है। no strong diffusion gradient उसके because ऊपर the पता चलता है differences in pressure are negligible, right? There's a lot of CO2 in the blood, a lot of CO2 around the neurons in the interstitial space. That's this space right here, interstitial space. So because that gradient is not as impressive, let me write fluid instead of space. Because the gradient is not as impressive, you're going to have more carbon dioxide kind of building up around these central chemoreceptors. In fact, you might even have some molecules of carbon dioxide that are building up within the neurons, these central chemoreceptor neurons. So these chemoreceptors are going to notice the extra carbon dioxide, and they're not going to like it one bit. So you know what they're going to do? They're going to start firing action potentials. Let's say usually they fire 2 action potentials per, let's say, 1 second. I'm just assuming that number, and that's not the true number, but let's just assume that. Now that the carbon dioxide levels are high, they're going to fire off maybe 6 action potentials in that same time frame. So all of a sudden, they're firing more action potentials because they don't like the high CO2 levels that they're facing. So these respiratory centers are going to get this message loud and clear. They're going to say, wow, we need to do something. Maybe we need to do something in the way of making this person breathe faster, for example. So this is one of the many things that you might see happen, is breathing faster. So you can see how this signal might work.
Now you have levels of the protons, or a low pH. Now what can we keep in mind? नहीं पता चला। Let's orient ourselves fluid around the brain. हाँ So then to quickly recap, if there's a lot of CO2 in here, if in this blood vessel you see high levels of CO2, you're not going to get much diffusion into that blood vessel. So CO2 levels start. मतलब ये होता है कि जस्ट सेंट्रल केमोसेप्टर में they are sensitive to increase in hydrogen ion concentration. Hydrogen cannot cross the blood-brain barrier in blood fluid cell. मतलब ये होता है कि जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, ठीक है, तो उसके आजू बाजू भी फ्लूइड होता है, दैट इज अ CSF फ्लूइड। CSF फ्लूइड का बहुत बड़ा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, वो हमारी ब्रेन के आजू बाजू होता है, तो उसमें से बेरियर ब्लड में से बेरियर पास आउट होता है, दैट एक्चुअली वो इतना याद रखो, ठीक है। बस ऑन द अदर हैंड इट कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द ब्लड, इट इज गैस कैन अक्रॉस द बोथ द बेरियर इजीली व्हेन एंटरिंग द ब्रेन, इट कंबाइन विद द वाटर फ्रॉम द कार्बन एसिड। कार्बनिक एसिड की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, देयर इज द डीपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा क्लोज टू डॉर्सल ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन। डीपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला तो पता है ये वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड डॉर्सल ग्रुप, वेंट्रल एंड डॉर्सल। The peripheral chemoreceptor, there are the very sensitive reduction in peripheral pressure of the oxygen. Whenever the partial pressure of oxygen decrease, this chemoreceptor become activated and send impulse to inspiratory and center and situated them, thereby increase rate and force of respiration second by lack of oxygen. तो होता है कि जैसे मतलब जैसे हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन 21% O2 लेते हैं, बट हमारा SpO2 होता है 95 to 100 के बीच में, दैट इज़ अ नॉर्मल। अब आपको 95 से भी कम होगा ना तो यू कैन नॉट सिट प्रॉपर, मतलब आपको चक्कर भी आ सकते, कुछ भी आ सकता है, चक्कर भी आ सकते, आपको ब्रेथनेस भी हो सकती है।